नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव विजन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए मानव विजन पेश किया। विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानव विजन 5 मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एआई में भय नहीं बल्कि भाग्य देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिम्मेदार एआई, समावेशी विकास और मानव केंद्रित तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया। असल में इस समिट का मूल उद्देश्य एआई को मशीन केंद्रित से मानव केंद्रित और संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट के जरिए जहां मानव विजन का मंत्र दिया, वहीं दूसरी ओर एआई के क्षेत्र में भारत का मेजबान के रूप में उभरना उसकी बढ़ती तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात एआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव विजन की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर चेतन अरोरा जी से, जो कंप्यूटर एवं विज्ञान इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी दिल्ली से हैं। प्रोफेसर चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस मुद्दे पर हम चर्चा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव विजन क्या जो अवधारणा विश्व को दी है एआई के संदर्भ में, वो क्या है, आइए सुनते हैं। जिस तेजी और भरोसे के साथ दुनिया की युवा पीढ़ी एआई को स्वीकार कर रही है, उसकी ओनरशिप ले रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, वो अभूतपूर्व है। यहां एआई समिट की एग्जीबिशन को लेकर भी बहुत उत्साह रहा है। खासकर यंग टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आया है। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहां प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट में मानव विजन के जरिए दरअसल विश्व को जो संदेश दिया है मशीन और मानवता का, वो क्या है, वो 5 मूल सिद्धांत क्या हैं जिसके चलते मानव मंत्र के रूप में इस एआई समिट का जो संदेश निकला है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पवन दुग्गल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मानव विजन का संदेश दिया है, जो मंत्र दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या अवधारणा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो पूरी दुनिया भर में एक डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल स्टेट्समैन है।
उनकी जो विजन है वो बिल्कुल अलग है और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी तुलना में। और इसलिए जब हम आज उनके संबोधन को सुनते हैं तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता हूं, बिकॉज हर वक्त जब मोदी जी बोलते हैं कुछ ना कुछ नई चीज दुनिया को समझाते हैं, नया संदेश लेकर आते हैं। फरवरी 2025 में जब वो एआई एक्शन समिट को संबोधित कर रहे थे पेरिस में, जी तब उन्होंने पहली बार दुनिया को एक नया मूल मंत्र दिया था। वो था सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी का एक मिश्रण, एक मिश्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज मोदी जी ने अपना ये मानव विजन जो प्रदान किया है, मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हमें किस प्रकार के जो एआई सिस्टम्स हैं उसकी काम करने की आवश्यकता है। तो मानव में 5 शब्द हैं, NAV, और हर शब्द का उन्होंने, हर अल्फाबेट का उन्होंने अपना विस्तार से अपनी इलैबोरेशन, अपनी परिभाषा दी है। तो M का मतलब होता है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर सके कि वो नैतिक हो सके, मॉरल हो सके और सही बात का निर्णय ले सके। ऐसे नहीं कि केवल एक ब्लैक बॉक्स दे दिया है और अपनी मन घड़ंत होके जो काम करता है करता है। जी। दूसरा A का तात्पर्य उन्होंने दिया है अकाउंटेबल गवर्नेंस। जी। आज 2026 में इशू ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आज तो इशू ये बन गया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा या हार्म पहुंचाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होगी, इसलिए अकाउंटेबल गवर्नेंस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तवज्जो और महत्व दिया है। और बताना चाहूंगा कि जनवरी में मैंने एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क 2026 को रिलीज किया है, जो विभिन्न प्रकार के लीगल सिद्धांतों और लीगल प्रिंसिपल्स को परिभाषित करता है, जो सरकारें मद्देनजर रखती हैं जब वो नया कानून लेकर आए। जो एन है, एन का तात्पर्य होता है नेशनल सोवरेनिटी। भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा केवल उसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है। आज भारत की जो सोवरेनिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस तक भी अप्लाई होती है। इसलिए उन्होंने तवज्जो और महत्व दिया है नेशनल सोवरेनिटी को, यानी कि डेटा सोवरेनिटी को, कि जिसका डेटा है उसी का अधिकार होगा उस डेटा के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप भारत में उससे डेटा ले जाइए, बाहर इस्तेमाल करिए और भारत का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने के लिए उन्होंने नेशनल सोवरेनिटी पर जिक्र किया है। उसके बाद वर्ड आता है ए, जिसका तात्पर्य है एक्सेसिबल और इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर जनता जनार्दन का, हर व्यक्ति एक्सेस कर सके, जो इंक्लूसिव हो, चाहे वो डिजिटल हैव या डिजिटल हैव नॉट्स लोग हों, जनसंख्या का कोई भी कम्युनिटी हो, सेक्शन हो, हर व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता हो। और फिर वी का मतलब होता है वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स, यानी कि ऐसे एआई सिस्टम्स होने चाहिए जो वैलिड हो, जो गलत बात ना बोलते हो, झूठ ना बोलें, हेलुसिनेट ना करें, और जो लेजिटिमेट हो सके, ताकि लोग जब इस पर रिलाई करें और इसका आउटपुट जब निकल कर आए तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ये MANAV यानी कि मानव वाला विजन जो है एक ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, और कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया है। ये संबोधन केवल एआई समिट को नहीं हुआ है मोदी जी का, ये संबोधन पूरी दुनिया भर को हुआ है, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही सटीक तरीके से इंडिकेशन कर दिया है कि अब पाश्चात्य देशों का जो दृष्टिकोण है वो ही नहीं अब एआई की ज्यूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाएगा। आपको जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जो दुनिया की सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है भारत, जो ग्लोबल साउथ का लीडर भी है, उसकी बात, उसके दृष्टिकोण को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और भारत ने अपना दृष्टिकोण इस मानव जो कैपुलेशन है के तहत परिभाषित कर दिया है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ की ज्यूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के मानव प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। जाहिर सी बात है पवन जी, इसलिए मैंने आपसे इसे समझने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी की बात की, एआई की बात की, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण पर फोकस दिया। और अगर इस समिट का मूल उद्देश्य हम समझें, जाने, तो एआई को मशीन केंद्रित से मानव केंद्रित और संवेदनशील
एवं उत्तरदायी बनाने पर है। समिट की थीम सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का संदेश देती है। चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय और एआई की समिट, आप कैसे देखते हैं इस समिट को? देखिए, मैं तो पहले ही कहना चाहूँगा कि जैसे पवन जी ने भी कहा, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। उन्होंने जिस तरह से एआई के 5 बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एक बहुत ही छोटे एक्रोनिम के अंदर हमारे सामने रखा, बहुत ही बढ़िया रहा। और सिर्फ ये एआई का सेफ्टी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये हमारी कंट्री के हिसाब से भी स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि हम एआई को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने देश के हित के लिए भी। उस पर्सपेक्टिव से भी ये जो 5 शब्द उन्होंने दिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं पवन जी की बातों में कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी। जो उन्होंने मॉरल की बात की, जो एम था, एक बहुत बड़ा इशू है एआई के अंदर, जो हम बायस की बात करते हैं। आज की डेट में इंटरनेट पर जो बहुत सारा डेटा जिससे एआई के मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पाश्चात्य कंट्रीज़ का है। इंडिया का डेटा कम है, जिसकी वजह से एआई के मॉडल्स जो हैं वो बायस्ड हो सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान रखें, सिर्फ एआई के लेट्स से विश्व के अंदाज से नहीं, हमारे अपनी कंट्री के हिसाब से भी, कि हम एआई के ऐसे मॉडल्स बना पाएँ जिनमें बायस ना हो। अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो जो असिस्टिव वर्ड है कि उसमें ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए, वो एक सेफ्टी का इशू है जो बहुत ज़रूरी है, मगर उसका एक असिस्टिव पार्ट भी है जो हमारी कंट्री के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोनोमस पार्ट तब ज़रूरी है जब आपके पास आपकी डेमोग्राफी, आपकी पॉपुलेशन कम है। हमारी कंट्री में जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनको हम एआई के सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। उस एआई के सिस्टम है, अगर हम उनको असिस्टिव मोड में बनाते हैं तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी जनसंख्या को एक्चुअली अपस्किल कर सकते हैं असिस्टिव मोड में और अपनी कंट्री के लिए बहुत बड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जी। इसी तरह से अगर मैं एन की बात करूं, नेशनल सॉवराइटी की, तो जो डेटा प्राइवेसी है वो एक बहुत बड़ा सॉवराइटी का इशू बन के आया है जो हमें ध्यान में रखना होगा। यूरोप में भी जीडीपीआर का आया, इंडिया में भी हमने डीपीडीपी एक्ट की बात की। तो जो प्राइवेसी है कि हमारे डेटा हमारे अपने मॉडल के लिए, हमारे अपने सॉवरेन मॉडल के लिए यूज़ हो पाए और हम एक नए न्यू कॉलोनिज्म के अंदर ना एंटर कर जाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस एन का भी ध्यान रखा जाए जी। अगर मैं एक्सेस और इंक्लूसिविटी की बात करूं तो हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हम ये चाहेंगे कि ये जो एआई के नया एलएलएम्स की जो हम बात करते हैं वो हमारी सभी लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल हो पाए। हमारी पूरी जनसंख्या इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल पा रही है, वो इन एआई की चीज़ों को यूज़ कर पाए। इंक्लूसिविटी एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ लैंग्वेज की ही बात नहीं है, रिसोर्सेज की बात भी करें। अभी तक जिस तरह से एलएलएम और जिस तरह से एआई को रिसोर्स हंग्री कहा जाता है, हमें बहुत बड़े बड़े जीपीयूज, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर की बात चल रही है, एक्सेस, तो लो रिसोर्सेज में एक छोटे मोबाइल फ़ोन में, एक छोटे डिवाइस के अंदर एआई किस तरह से चल पाएगा, वो इंक्लूसिविटी किस तरह से आ पाएगी, बहुत ज़रूरी है ग्लोबल साउथ के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने फोकस करने की बात कही। जी बिल्कुल। इसी तरह से अगर मैं वैलिड लीगल की बात करूं, जो उनका 5वां वर्ड था, तो कंप्लायंस विद द लोकल लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी कंट्रीज़ के लॉ अपने अलग हैं। हमने देखा है कि किस तरह से एआई जो है वो सोसाइटी के अंदर डिस्कॉर्ड भी फैला सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एआई के जो यूसेज है वो लोकल लॉज के साथ कंप्लायंस हो पाए। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में हमें बताई। हमारा जो ऑब्जेक्टिव दिया एक टेक्निकल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से भी जी बहुत इंप्रेस हुआ उनकी। जी जाहिर सी बात है, मैं इसलिए समझना भी इसको चाहता हूं और देश और दुनिया भी समझना चाहेगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी की बात की, एआई की बात की, लेकिन मानव केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में जिम्मेदार एआई, समावेशी विकास और मानव केंद्रित तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया है। लेकिन पवन दुग्गल जी, मैं आपसे एक पहलू और समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोगों को एआई में भय दिखता है, जबकि दूसरे तरह के लोगों को इसमें भाग्य दिखता है। भय और भाग, क्या संदेश है इसका, क्या मायने हैं इसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रामपुरी तलवार की तरह है। उसे सब्जी काटना चाहें तो काट सकते हैं, खून करना चाहें तो कर सकते हैं। आवश्यकता निर्भर करेगी कि आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। तो ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
जिसका दुरुपयोग भी बहुत संभव है और सदुपयोग भी संभव है। और इसलिए अगर आप इससे डर जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी जो गेम चेंजिंग मोमेंट है ह्यूमन इतिहास में, उससे आप बाहर चले जाएंगे और शायद सदैव के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो देंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस एआई की ट्रेन पर चढ़ गए जो अभी प्लेटफॉर्म पर आई हुई है, तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, नए आयाम प्रगति के विकास के आपके समक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एआई आपकी जो कहता हूं एफिशिएंसी है, आपकी परफॉर्मेंस है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाती है। आज तो दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स का आ चुका है, जो एजेंट्स इंसानों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव, कारगर और एफिशिएंट है। वैसे भी देखिए, अब कोई ऐसा ह्यूमन एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड एंडेवर नहीं रहा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता हो। तो इसलिए हर क्षेत्र में एआई का हस्तक्षेप आ गया है और एआई इतना सही तरीके से आपकी लाइफ को, आपकी प्रोफेशन को, आपके फ्यूचर को बदल सकता है, प्रोवाइडेड आप तैयार हो। क्योंकि देखिए, एआई ने नॉलेज को तो कमोडिटाइज कर दिया है। आज किताबें लिखने का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आज एआई किताबें लिख रहा है। तो इसलिए अब इस एआई युग में महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि हमें अपने आप को किस तरीके से, अपने स्किल सेट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि इस एआई युग में हम अपने आप, अपनी रेलेवेंस, अपनी टॉपिकलिटी को बढ़ा सकें और अपने आप को जमीनी हकीकतों के साथ तारसंगत कर सकें। तो मुझे लगता है डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन हिमालय जाने का समय नहीं है, संन्यास लेने का समय नहीं है। ये वो समय है कि आप दोनों हाथों से एआई को अडॉप्ट करिए, खतरे जो है उसको पहचानिए, चुनौतियों को डील करिए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल पवन जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भय और भाग का जो उल्लेख किया है, दरअसल उसके पीछे भी एक बड़ी सोच है कि भय से नहीं, भारत भाग्य देखता है एआई के संदर्भ में। लेकिन चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब बात हम एआई की करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनोवेशन, इस पे भी जोर दिया और भारत ने पिछले एक दशक में इनोवेशन पर, मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया और इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं सकारात्मक। आप कैसे देखते हैं एआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को या भारत के कार्य को? देखिए, बहुत अच्छा है। मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी अपने भाषण में बात कही थी कि हमें आईटी कंपनीज के लिए बात की थी कि हमें सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। हमें लगता है कि मेरा भी अपना विचार यही है कि भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कुछ दिनों पहले नंदन नीलेकन जी ने भी बात कही थी कि हमें एक एप्लीकेशन कैपिटल की बात करनी है, कि जहाँ पर हम बहुत सारी एप्लीकेशन अपनी कंट्री के लिए बना पाएँ जो हमारी कंट्री के लिए सूटेबल हो, लो कॉस्ट हो, फ्रूगल इनोवेशन की बात हो, और इंडिया जो है वो इस इनोवेशन में सबसे आगे बढ़ पाए। मुझे लगता है कि अगर हम जो अपने देश के लिए डिप्लॉयमेंट की बात करने लगेंगे, चाहे हेल्थ में बात करें, चाहे एग्रीकल्चर में बात करें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने डिफेंस में भी देखा, ड्रोन्स में देखा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हमारी कंट्री जो है, अगर वो एप्लीकेशन से प्रोडक्ट की तरफ, सर्विसेज से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर पाए, तो हम एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट पूरी जनसंख्या को दे सकते हैं और इस मायने में देश को लीडर बना सकते हैं एआई के समझ। जी बिल्कुल चेतन जी, और इस बार का जो बजट है उसमें भी एआई को एग्रीकल्चर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सरकार का जो संदेश है बजट के जरिए कि एआई का उपयोग कृषि क्षेत्र में हो, किसान की आय बढ़े, उत्पादन बढ़े। जाहिर तौर पर एक मानवीय केंद्रित दृष्टिकोण भी बजट में देखने को मिला है एआई के बारे में, अगर मैं कहूं, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने आज एआई समिट में किया है अपने संबोधन में, मानव केंद्रित। लेकिन पवन जी, अगर हम बात करें 2026 की इस समिट की, इसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के प्रतिनिधियों की भागीदारी ने यह संकेत दिया है, संदेश दिया है कि एआई शासन, डेटा सुरक्षा, नैतिक मानक और नवाचार जैसे मुद्दे अब बहुपक्षीय विमर्श का हिस्सा हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मुझे लगता है कि एआई समिट ने पूरी तरीके से परिवेश को बदल करके ग्लोबल साउथ पर हाईलाइटिंग, स्पॉटलाइटिंग लानी प्रारंभ कर दी है। अभी तक होता क्या था कि क्योंकि एआई पाश्चात्य देशों से प्रारंभ हुआ, अमेरिका से प्रारंभ हुआ, तो एआई के संदर्भ में, उसकी रेगुलेशन के संदर्भ में जो भी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ वो पाश्चात्य देशों से उत्पन्न हुआ। तो वेस्टर्न सेंट्रिक जो व्यू पॉइंट है एआई का, अभी तक काफी
मतलब मैं कहता हूँ एफिशिएंट रहा है और साथ ही साथ प्रेवलेंट भी रहा है। लेकिन अब वो दौर चला गया है, जैसे इंटरनेट पहले डेवलप साइबर स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट था अमेरिका में हुआ, फिर धीरे धीरे चारों ओर दुनिया भर में फैला, लेकिन आज इंटरनेट के सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया और चाइना में। ठीक उसी प्रकार से एआई की उत्पत्ति बेशक अमेरिका से हुई हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मार्केट्स भारत और चीन है। तो जब ये ग्लोबल साउथ जैसी कंट्रीज उसकी सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद रूप से सुनवाने की आवश्यकता है। और इस एआई समिट ने इस ग्लोबल साउथ राष्ट्रों की आवाजों को न केवल बुलंद किया है, भारत जो प्रतिनिधित्व कर रहा है ग्लोबल साउथ राष्ट्रों का, कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित कर रहा है इन ग्लोबल साउथ राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं का, जब वो इस प्रकार के एआई मानव स्टैंडर्ड्स की बात करता है। साथ ही साथ ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अब आगे कुछ हो या ना हो, आगे अब जो भी इंटरनेशनल लेवल पर एआई रेगुलेशंस आएंगी, एथिकल स्टैंडर्ड्स पे डिबेट्स होंगे, उन सब में भारत और ग्लोबल साउथ का एक अहम हिस्सा होगा और उनके दृष्टिकोण को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होने वाली है एआई को लेकर, उसके यूसेज को लेकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, हम लोगों की ग्लोबल थॉट लीडरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे अग्रसर होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं आप भारतवासियों को पुनः से गर्वान्वित महसूस करने का मौका देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल करेक्ट विजन हमारे को दे दी है कि अगले 22 सालों में यानी कि 2047 तक भारत दुनिया भर के 3 जो ग्लोबल सुपर पावर्स होंगे एआई में, उनमें से एक होने की जरूरत है, और उस दिशा में सारे भारतवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। जी, जाहिर सी बात है विकसित भारत का लक्ष्य है और टेक्नोलॉजी का उपयोग जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रोफेसर चेतन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच भारत का मेजबान के रूप में उभरना उसकी बढ़ती तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। आप कैसे देखते हैं इस समिट को वैश्विक संदर्भ में? जी बिल्कुल, इंडिया जो है एआई के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग इंजीनियरिंग पॉपुलेशन है जो एआई के नए नए सॉल्यूशन डेवलप कर पा रही है। इंडिया फ्यूचर में सिर्फ एक बड़ी मार्केट की तरह नहीं, एक बहुत बड़े डेवलपमेंट बेस की तरह भी उभर के आ रहा है। इंडिया का एआई समिट की मेज़बानी करना, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए नए पर्सपेक्टिव को पेश करना, ये सभी जो है इंडिया की इस उभरती हुई शक्ति का प्रतीक है। पवन तुकल जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि अमेरिका और चीन जैसे जो देश हैं वो एआई के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। भारत का मेजबान के रूप में उभरना और विश्व को संदेश देना, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये एआई समिट के द्वारा भारत धीरे धीरे उभर कर एक ग्लोबल थॉट लीडर उभर कर आ चुका है। पूरी दुनिया भर ने भारत के नेतृत्व की नोटिंग कर ली है, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स में से हैं जो एआई के महत्व को न केवल समझें बल्कि साथ ही साथ एडवोकेट करते हैं कि एआई की इफेक्टिव रेगुलेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तमाम सारी बातें भारत की थॉट लीडरशिप को पुनः से स्ट्रेंथन करती हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम लोगों की इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या की मार्केट है, इसलिए कोई भी एआई कंपनी एआई भारत की मार्केट को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, इसलिए भी भारत का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो भारत को एक अपना आदर्श के रूप में देखती हैं, क्योंकि जहां जिस दिशा में भारत मुड़ जाएगा उस दिशा में ये राष्ट्र भी मुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र अनुसरण करेंगे उस एग्जाम्पल का जो भारत सेट करेगा। और भारत ने स्पष्ट कह दिया कि साहब, हम पाश्चात्य देशों का रास्ता नहीं चलेंगे, हम अपनी चाल खुद चलेंगे, अपना रास्ता जंगल में खुद बनाएंगे। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में 2 दिन पहले भी कह दी कि साहब ऐसा है कि भारत को एक ग्रेडेड अप्रोच लाने पड़ेगी टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हम पाश्चात्य देशों की बात नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है कि साहब कोई रेगुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या होगा। लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, आपको एक ग्रेडेड अप्रोच लानी पड़ेगी
इसको रेगुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो एआई का दुरुपयोग है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हम सबके सामने आ चुका है, और ये विकराल स्वरूप इस एआई क्राइम का, इस एआई के मिसयूज का लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस दिशा में भी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव इनेबलिंग रेगुलेशन लानी अत्यंत आवश्यकता है। भारत का स्टैंड ये भी दर्शाता है कि जो वर्तमान कानून है या कानूनी प्रणाली है वो फिलहाल एआई के जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उनसे डील करने में सक्षम नहीं है। इसलिए नए कानूनी प्रकरण, नए कानूनी प्रावधानों को लाने की अत्यंत आवश्यकता है। और इस समिट के बाद कुछ हो या ना हो, ये बात तो जरूर होगी कि हर डिस्कशन में जो ग्लोबल वैश्विक तौर पर होगा वहां पर भारत को निमंत्रित किया जाएगा, भारत की बात बोली जाएगी, भारत के जो दृष्टिकोण है, परिवेश है, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा और उसको इंक्लूसिव बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। जाहिर तौर पर इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी, उपस्थिति ये संदेश देती नजर आई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी का केंद्र बन चुका है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पवन जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।